Hello students, this is Kanika. Welcome to my channel Prep Biology. So today in this lecture we are going to discuss top 40 MCQs from unit 2, that is the genetics and evolution. Okay, so these all are the MCQs which are most important MCQs for your class 12th boards examination. So let's start with the lecture. So beta, you have total 5 units in your syllabus. Okay, and if we talk about the genetics and evolution, the weightage of this unit is the maximum out of 5 units, that is of 20 marks. Okay, so this unit is itself very important for your board exams. Under the genetics and evolution, you have 3 chapters. Chapter 4, that is the principles of inheritance and variations. Chapter number 5, molecular basis of inheritance, and chapter number 6, that is the evolution. तो बेटा ये 3 चैप्टर्स मिलकर आपके जो सबसे ज्यादा वेटेज बना रहे हैं मार्क्स के, दैट इज ऑफ 20 मार्क्स, 20 नंबर आउट ऑफ 17 थ्योरी एग्जामिनेशन आपको इस ही यूनिट से आएगा, मतलब इन तीनों चैप्टर से आएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन प्रैक्टिसेस. फर्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, आइडेंटिफाई द रीजन एक्स वाई एंड जेड. दिस इज एक्स, वाई एंड जेड, एंड दिस diagram is mentioned in the question. The process of transcription in prokaryotes as shown in the schematic representation given below. So you all have to identify X, Y and Z. So we know that what is X? X is the promoter region where the transcription RNA polymerase will bind. Okay, and Y is the, what is Y? That is it is the initiation factor, that is the sigma factor. And what is Z is the RNA polymerase. ठीक है जी, तो ये हमने ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स में पढ़ा है. तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स इज प्रोमोटर, एक्स इज प्रोमोटर 3 में दिया है. Y इज सिग्मा, Y इज सिग्मा, एंड Z इज RNA polymerase. ठीक है, तो आपको डिफरेंस याद होना चाहिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में कि क्या डिफरेंस है. ट्रांसक्रिप्शन में RNA polymerase यूज होता है, एंड ट्रांसलेशन एंड रेप्लिकेशन में यू हैव द DNA polymerase. ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा आंसर नंबर सी. ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 एंड 2. कॉलम 1 में आपको नेम ऑफ द क्रॉसेस दे रखे हैं एंड कॉलम 2 में आपको फिनोटिपिक रेशियोज दे रखी है. ठीक है, तो फर्स्ट इज मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस. तो मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो होगा वो किससे उसकी क्या रेशो होती है, दैट इज 3:1 इन F2 जनरेशन. हमने पढ़ा है ये लॉ ऑफ डोमिनेंस में. मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस की रेशो क्या है, होती है 9:3:3:1 इन F2 जनरेशन, which we have studied in the law of independent assortment. Okay, so first go with the third, 3:1, first with third, second with fourth, second with fourth. So we have the answer number C. आगे देख लेते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमें पता है 1:2:1, दोनों ही इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों रेशियोज, जीनोटिपिक भी फिनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 ही होती है. ठीक है, टेस्ट क्रॉस में 1:1 रेशियो है. ठीक है, सो द आंसर सी इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो बेटा क्रॉसेस देयर रेशियोज, कैसे ये रेशियोज आई. ठीक है, क्रॉसेस आपको बनाने में भी आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, तो यू शुड नो इट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप O. चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या है, O है, एंड अ फादर विद ब्लड ग्रुप A. फादर का है A एंड मदर विद ब्लड ग्रुप B. व्हाट वुड बी द पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ पेरेंट्स एंड द चाइल्ड. तो आपको क्रॉस बना के देखना होगा कि क्या पॉसिबल जीनोटाइप फादर की होगी, मदर की होगी एंड चाइल्ड की होगी. बेटा ठीक है, हमने पढ़ा है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम. हमने किस किस में पढ़ा है, एक हमने पढ़ा है को डोमिनेंस में एंड मल्टीपल एलील में. ठीक है, तो अगर हम फादर है ब्लड ग्रुप A तो उसका जो जीनोटिपिक होगा वो ये एक्सप्रेशन होगा, और मदर का B है तो जीनोटिपिक एक्सप्रेशन ये होगा. तो अगर हम इसका क्रॉस करते हैं तो वी हैव IA that is of IAIB that is of AB blood group, IAI that is of A blood group, IBI that is of B blood group, and II is of O blood group.
तो बेटा ये पॉसिबल जीनोटिपिक रेशियोज आ सकती हैं किसकी, पेरेंट्स की एज वेल एज चाइल्ड की। चाइल्ड का हमें पता है ओ ब्लड ग्रुप है तो आई आई होगा उसका, तो इनमें से चाइल्ड का क्या है आई 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 आई। एंड मदर है हमारे पास क्या बी ब्लड ग्रुप, तो बी ब्लड ग्रुप में क्या होगा, बी ब्लड ग्रुप में हमारे पास होगा आई बी आई। ठीक है, अगर बेटा आई ए बी ये दोनों जीनोटिपिकल जो एक्सप्रेशन दोनों का होगा तो या तो ए आएगा या तो ए बी आएगा या बी आएगा, तो आई ओ ब्लड ग्रुप के चांसेस यहाँ पे कम हो जाते हैं अगर हम ये एक्सप्रेशन देखें। तो हमारे पास एक्सप्रेशन बी ही सही रहेगा, दैट इज आई ए स्मॉल आईज ऑफ फादर, आई बी स्मॉल आईज ऑफ मदर एंड आई आईज ऑफ चाइल्ड। ठीक है जी, तो आप क्रॉस करके देख सकते हो कि कौन कौन से चांसेस बनेंगे। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, दैट इज द मिसल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट में से, दैट एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द डीएनए रेप्लिकेशन इन सेमी कंजर्वेटिव नेचर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स राइट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स फॉलोड बाय देम। तो मिसल्सन एंड स्टॉल ने बताया था सेमी कंजर्वेटिव नेचर डीएनए रेप्लिकेशन का, तो आपको स्टेप्स बताने हैं कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, सबसे पहले जो मिसल्सन एंड स्टॉल ने लिया था बैक्टीरिया ग्रोन इन N15 मीडियम फॉर मैनी जनरेशन, ये पहला स्टेप था हमारा मिसल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो मिसल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट अगर आपको नहीं इसके बारे में पता है कैसे कैसे स्टेप्स उसने लिए थे फिर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो आप इसकी वीडियो लेक्चर मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसने N15 मीडियम में बैक्टीरिया ग्रो करा फॉर मैनी जनरेशन, तो पहला तो आ जाएगा हमारा सीक्वेंस थर्ड। ठीक है जी, नेक्स्ट फिर आएगा हमारे पास ऑल बैक्टीरिया कंटेन, इसने देखा कि सारे के सारे बैक्टीरिया N15 ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज बैक्टीरिया ट्रांसफर टू N14 मीडियम, ये बैक्टीरिया कुछ ट्रांसफर किए गए किसके मीडियम में, N14 मीडियम में। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट आ गया। नेक्स्ट वी हैव द ऑल बैक्टीरिया कंटेन, फिर हाइब्रिड आया हमारे पास डीएनए, कुछ N14 आए कुछ N15 आए, मतलब सेकेंड स्टेप। एंड लास्ट स्टेप द बैक्टीरिया कंटेन आइदर ऑल N14 डीएनए और ऑल हैव हाइब्रिड डीएनए, दैट इज फिफ्थ। तो ये जो सीक्वेंस है किससे मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी से मैच हो रहा है। तो आपको ये स्टेप्स पता होने चाहिए कि कैसे कैसे स्टेप्स अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में साइंटिस्ट ने लिए। ठीक है, तो इस सीक्वेंस से भी क्वेश्चन काफी बार आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके जी, नेक्स्ट वी हैव द स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन को हमने क्या बोला गया, एंटी रायनम। ठीक है, एग्जांपल आपका एनसीईआरटी में दे रखी है, हैविंग द व्हिच शोज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, व्हिच शो द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है जी, तो क्वेश्चन है स्नैपड्रैगन प्लांट बेयरिंग पिंक फ्लावर्स इज क्रॉस्ड विद, पिंक फ्लावर हमें पता है ये कैटेगरी थी पिंक फ्लावर की। ठीक है, alleles of pink flowers are capital R and small r, with snapdragon plant bearing white flower, white flower is recessive in nature। तो कहता है कि अगर इन दोनों की क्रॉस करें तो F1 प्रोजेनी क्या होगी, F1 प्रोजेनी जो होगी अगर R को हम क्रॉस करते हैं एंड फ्यूजन करते हैं तो हमारे पास ये प्रोजेनीज में आएगा। तो हमारे पास रिजल्ट रहेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये क्या करता है शो पिंक, तो 50% हमारे पास पिंक होंगे और 50% हमारे पास व्हाइट होंगे। ठीक है जी, व्हाइट फ्लावर। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 50% पिंक 50% व्हाइट, दैट इज आंसर नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन विद ट्राइसोमी, दिस इज द डिसऑर्डर्स, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स से क्वेश्चन आता है बेटा, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से। द पर्सन विद ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोम शोज, तो ट्राइसोमी 21 हमें पता होना चाहिए किस डिजीज में होती है, डाउन सिंड्रोम में होती है, सिंड्रोम में होती है। ठीक है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो हमें पता है कि जो इसमें डाउन सिंड्रोम में फ्यूरोड टंग होती है और कैरेक्टरिस्टिक्स पाम क्रीज होता है। ठीक है, तो these are the options which are correct for the Down syndrome that shows the trisomy of the 21. So answer number D is correct of this question. Okay जी, next question is which one of the following option denotes mating between relatives in human pedigree analysis। बेटा आपको जो ये
पेडिग्री चार्ट है, पेडिग्री चार्ट है, इसके जो सिंबल्स हैं एनसीईआरटी में आपको पता होने चाहिए कि विच सिंबल शोज व्हाट, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सिंबल शो कर रहा है मेटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स। तो हमें पता है द आंसर नंबर डी इज करेक्ट। दिस सिंबल that is this symbol shows that the mating between the relatives, that is also called the consanguineous mating, ठीक है, consanguineous mating बोलते हैं अगर मेटिंग होती है बिटवीन द रिलेटिव्स, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following are true about males in the colony of the honeybees? honeybees में अलग तरह की that is the haplodiploid जो सेक्स डिटर्मिनेशन होती है, ठीक है, honeybees का अलग केस है। तो आपको बताना है व्हाट इज ट्रू अबाउट द मेल्स इन कॉलोनीज ऑफ द हनीबीज। मेल्स के बारे में बताना है। दे हैव 16 क्रोमोसोम्स पर सेल, यस इट इज करेक्ट। दे आर मेल्स इन हनीबीज आर हैप्लॉइड इन नेचर हैविंग द 16 क्रोमोसोम, n is equal to 16 chromosome. They produce sperms by meiosis, no, they produce sperms by mitosis. मेयोसिस होती है फीमेल्स में, हनीबीज में। दे हैव ग्रैंडफादर बट नो फादर, यस दिस इज करेक्ट। ऑल मेल्स इन द कॉलोनी आर हैप्लॉइड एक्सेप्ट वन, नो दिस इज इनकरेक्ट। सो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो फर्स्ट एंड थर्ड इज ए ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस, ठीक है। तो हनीबीज में 16 हैप्लॉइड नंबर होता है मेल्स में एंड 32 होता है फीमेल्स में डिप्लॉइड नंबर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is in a certain species of insects some have 13 chromosome and other have 14 chromosome, ठीक है। तो इंसेक्ट की स्पीशीज में बेटा ये सेक्स डिटर्मिनेशन से क्वेश्चन बना है, आपका क्वेश्चन बना है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इंसेक्ट्स में वी नो दैट द सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंसेक्ट इज XXXO टाइप होती है, ठीक है। ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन बना है। XXXO टाइप होती है, XX होते हैं फीमेल्स एंड XO होते हैं मेल्स, ठीक है जी। तो आपको बताना है द 13 एंड 14 क्रोमोसोम बेयरिंग ऑर्गेनिज्म। तो हमें पता है जो इंसेक्ट्स में जो यहाँ पे क्या है मेल्स एंड दिस इज द फीमेल्स। फीमेल्स में हमारे पास एक X एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। तो हैप्लॉइड नंबर दैट इज 12 है, ठीक है जी। तो अगर 12 प्लस 2 कर दिया जाए, 2x हैं, 2 सेक्स क्रोमोसोम है, तो इसके पास फीमेल्स के पास कितने क्रोमोसोम हो गए 14। अगर हम मेल्स की बात करें तो एक x कम है, मतलब 12 प्लस 1 ही है, तो दैट इज 13, ठीक है। तो 13 इन मेल्स एंड 14 इन फीमेल्स। तो आपको बताना है 13 एंड 14 क्रोमोसोम, 13 इन मेल्स एंड 14 इन females, 13 in males and 14 in females. So answer number A is correct. Option is A correct. Next is the in which of the following chromosomal disorders do the individuals have short stature, small head, furrowed tongue, partial open mouth? तो हमने पढ़ा था कि डाउन सिंड्रोम में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो आंसर नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द minimum possibility of the dominant trait being expressed in the offsprings after the test cross? तो आपको बेटा पता है कि टेस्ट क्रॉस की रेशो जो है 1:1 होती है। तो मतलब मिनिमम नंबर ऑफ द डोमिनेंट ट्रेट इज 50%। अगर 50-50 होगा तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज ऑफ 50-50%. Next question is how many types of the gametes would be produced if the genotype of the parent is this? So we have the genotype of the parent, this is given. So you all have to find that how many types of gametes are formed. If we see in this, we have capital A, capital B बनेगा और small a, small b बनेगा। तो दो तरह के gametes बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो so we have answer number option number B, that is the 2 types of gametes are formed from this type of parent genotype, ठीक है जी। So total number of gametes हमें पता है, total number of gametes कैसे फाइंड करते हैं, that is 2 is n where n is the heterozygous pair, ठीक है। तो heterozygous pair हमारे पास कितना है, this is a heterozygous pair, so we have the one heterozygous pair is there
and we have 2 number of gametes. Total number of gametes are 2. ठीक है, so this is the answer. Next is Michelson and Stoll carried out centrifugation in cesium chloride density gradient to separate. तो cesium chloride density gradient सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए यूज किया गया किन किन को सेपरेट करने के लिए? हमें पता है नॉर्मल डीएनए फ्रॉम N15 डीएनए से, ठीक है। तो डिफरेंशिएट किसको करने के लिए? नॉर्मल डीएनए को N15 डीएनए से डिफरेंशिएट करने के लिए सीजियम क्लोराइड का मेसल्सन एंड स्टॉल ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, इन द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर molecule, this is the double helical structure of the DNA molecule, the strands are, we know that the strands are identical, okay, so the strands are anti-parallel 5 prime to 3 prime and 3 prime to 5 prime, ठीक है। एंटी पैरेलल होंगे और कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, आंसर नंबर सी इज करेक्ट। एंटी पैरेलल मींस इसकी पोलैरिटी ऑपोजिट होगी एंड कॉम्प्लीमेंट्री मींस they are complementarily paired, adenine paired with thymine and cytosine paired with guanine, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द सेट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ये आपका 2023 एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया बेटा। चूज द सेट ऑफ द सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम्स दैट इंडिकेट्स द करेक्ट सेक्स ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑर्गेनिज्म। तो आपको करेक्ट सेट बताना है, ये भी सेक्स डिटर्मिनेशन से ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट सीक्वेंस क्या है? होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम ZZ डिटरमाइन द फीमेल सेक्स इन बर्ड्स, नो दिस इज इनकरेक्ट। XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन डिटरमाइन द मेल इन ग्रासहोपर, यस दिस इज करेक्ट। XO एंड XX टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंसेक्ट्स होती है, ठीक है, और XO मेल है एंड XX इज फीमेल इन दिस, सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन फ्रॉम योर पेडिग्री एनालिसिस। बेटा एक क्वेश्चन तो पेडिग्री एनालिसिस से पूछेंगे ही, चाहे आपको ये लॉन्ग आंसर्स टाइप में होगा या एमसीक्यूज बेस्ड होगा या स्टेटमेंट बेस्ड होगा असर्शन रीजन, तो ये आपको एक क्वेश्चन पेडिग्री से आएगा ही आएगा बेटा। व्हाट शुड बी द जीनोटाइप ऑफ द इंडिकेटेड मेंबर? सो ये आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो आपको इसका जीनोटाइप बताना है। तो हमें पता है सर्कल डिनोट्स द फीमेल एंड दिस स्क्वायर डिनोट्स द मेल, एंड अगर ये फिल्ड है तो डिजीज्ड फीमेल है, तो हमें इस डिजीज्ड फीमेल का जीनोटाइप बताना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये पेडिग्री किस टाइप की पेडिग्री है। तो हियर यू ऑल कैन सी दैट द पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड, यहाँ पे पेरेंट्स अनअफेक्टेड है एंड बच्चों में डिजीज आ गई है। फिर नेक्स्ट जनरेशन में भी पेरेंट्स ये दोनों अनअफेक्टेड है बट बच्चों में डिजीज आई है। तो अनअफेक्टेड पेरेंट्स might have the children of the unaffected parent might be affected। तो ये किसका मेन फीचर है? unaffected parent having affected children, तो this is of autosomal recessive pedigree, ठीक है। दिस इज द ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री। बेटा आपको तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आउट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ पेडिग्री कौन सी टाइप ये पेडिग्री है। तो हमने देख लिया कि भाई ये ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री है, ठीक है जी। अब कि रिसेसिव का मतलब है द डिजीज इज ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग्स व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर, ठीक है। तो दोनों पेरेंट्स अगर कैरियर भी होंगे, मतलब हिटेरोजाइगस कंडीशन में भी होंगे, तो ये आगे क्या करेंगे? डिजीज कोज करेंगे, ठीक है। दैट इंडिकेट्स द मेंबर इन पेडिग्री इज डिजीज्ड फीमेल। तो अब बेटा देखो, अगर हिटेरोजाइगस कंडीशन में भी हमें पता है फीमेल क्या होती हैं? XX होती हैं, मेल्स क्या होते हैं? XY, मतलब ये क्या है? हिटेरोजाइगस, ये क्या है? होमोजाइगस। तो अगर हम इन चारों ऑप्शन से बात करें तो XY तो नहीं हो पाएगा क्योंकि XY डिनोट्स द मेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये होमोजाइगस कंडीशन है, दिस इज हेटेरोजाइगस एंड दिस इज होमोजाइगस ऑल्सो, बट वी नो दैट हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी नहीं क्योंकि हमारे पास फीमेल डिजीज्ड का बताना है, तो जो कि होमोजाइगस में ही
पॉसिबल है। तो अगर ये डोमिनेंट है तो यहाँ पे तो ऑटोसोमल डोमिनेंट आना चाहिए, तो रिसेसिव ही होगा। तो हमारे पास आंसर नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज स्मॉल ए, दैट इंडिकेटेड दैट द मेंबर indicated member in the pedigree is a diseased female is that is small a। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पेरेंट्स क्या है, हेट्रोजाइगस पेरेंट्स क्या है, वो अपने ट्रांसमिट करेंगे ऑफस्प्रिंग्स में बाय कैरियर। तो हेट्रोजाइगस मतलब ये कैरियर है, तो फीमेल हमारी क्या होगी, होमोजाइगस ही होगी, जो कि होमोजाइगस रिसेसिव हो। ठीक है जी। So these kind of question have asked in your previous years. Next question is in transcription unit the terminator is located। तो आपको बताना है कि जो टर्मिनेटर है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रमोटर होता है, टर्मिनेटर होता है एंड स्ट्रक्चरल जीन होते हैं बीच में। ठीक है, तो आपको टर्मिनेटर की पोजीशन बतानी, इट इज लोकेटेड एट द, तो आंसर हमारे पास आएगा, वी हैव द आंसर इज, अगर हम कोडिंग स्ट्रैंड की बात करते हैं, तो ये कोडिंग स्ट्रैंड के 3' पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये भी करेक्ट है। अगर हम टेम्पलेट स्ट्रैंड की बात करेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड के विद रिस्पेक्ट जो टर्मिनेटर है वो प्रेजेंट होता है 5' एंड पे, तो बी एंड डी दोनों ही यहाँ पे करेक्ट होंगे। ठीक है जी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है टेम्पलेट स्ट्रैंड 3' टू 5' प्रेजेंट होता है, एंड कोडिंग स्ट्रैंड जो है वो 5' टू 3' प्रेजेंट होता है। तो इसके प्रोस्पेक्टिव पे, इसके विद रिस्पेक्ट टू आपको किसकी पोजीशंस पता होनी चाहिए, प्रमोटर की एंड टर्मिनेटर की। ठीक है, टर्मिनेटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, गिवन बिलो इज अ सीक्वेंस बेसिस इन द mRNA। तो ये आपको mRNA की सीक्वेंस दे रखी है of a bacterial cell. Identify the amino acid that would be incorporated at codon position 3, position 3 का बताना है, and codon position 5 during the process of the translation। ट्रांसलेशन जब इस mRNA की होगी तो आपको बताना है कौन से अमाइनो एसिड्स कोड होंगे। थर्ड पोजीशन का बताना है, थर्ड पोजीशन दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। सो दिस इज U ट्रिपल यू, एक ये कोडोन है, हमें पता है ये कोडोन कोड करता है फिनाइल एलानिन के लिए। ठीक है जी, एंड फिफ्थ पोजीशन पे आपने बताना है, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, AUG कोड करेगा मिथ्योनिन के लिए। तो हमारे पास आंसर आ जाता है फिनाइल एलानिन एंड मिथ्योनिन, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम योर लैकोप्रोन। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ जीन्स से ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का आपको ये दे रखा है। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है QRST फॉर द लैकोप्रोन इन ई कोलाई एज गिवन बिलो। व्हाट इज क्यू इज रेगुलेटरी जीन है। ठीक है, हमें पता है R क्या है, R इज प्रोमोटर। ठीक है, Q इज रेगुलेटर, तो Q इज रेगुलेटरी जीन, R इज प्रोमोटर, S व्हाट इज S इज trans-acetylase and T is, what is T is repressor protein। So answer number D is the correct। तो लैकोप्रोन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि ट्रांसलेशन के बाद आपके पास क्या क्या बनता है, कौन कौन से प्रोटीन्स बनते हैं और इनकी पोजीशंस क्या होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ रीजन ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड of the DNA has the following nucleotide base। तो कोडिंग स्ट्रैंड हमें पता है 5' टू 3' होता है, तो हमारे पास ये गिवन है ATGCGGC। तो ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दे रखी है कोडिंग स्ट्रैंड का। तो आपको क्या बनाना है, द सीक्वेंस ऑफ द बेसिस ऑन mRNA ट्रांसक्रिप्ट। अब इसका क्या, ये कोडिंग स्ट्रैंड है बेटा, कोडिंग स्ट्रैंड, तो हमें क्या बनाना है, इससे हमने बनाना है mRNA ट्रांसक्रिप्ट बनाना है, मतलब इसकी ट्रांसक्रिप्शन करनी है। बट हमें कोडिंग स्ट्रैंड दे रखा है, बट कोडिंग स्ट्रैंड की तो ट्रांसक्रिप्शन होगी नहीं, हमें पता है वो तो टेम्पलेट स्ट्रैंड आगे क्या करता है, ट्रांसक्रिप्ट बनाता है। ठीक है जी, तो अगर हम बात करें mRNA की, तो अगर mRNA का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो इट रिक्वायर इसका 3' टू 5' सीक्वेंस। ठीक है, अगर 3' टू 5' सीक्वेंस इसकी अगर हम देखें तो हमारे पास
ए का क्या आएगा, ए इज टी, टी से ए, जी से सी, साइटोसिन विद ग्वानिन, ग्वानिन विद साइटोसिन, ग्वानिन विद साइटोसिन एंड दिस। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम हमारे पास ये स्ट्रैंड आ गया। अब हमें इससे क्या बनाना है, ट्रांसक्रिप्ट बनाना है, एमआरएनए बनाना है। तो इसकी एमआरएनए की सीक्वेंस क्या होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, अब टी से क्या बनेगा, टी से हमारे पास ए से अब एमआरएनए बन रहा है तो थायमिन तो होगा नहीं, तो यूरेसिल बनेगा। सी से जी बनेगा, जी से सी से जी, जी सी। तो हमारे पास एमआरएनए का ये सीक्वेंस बना। ठीक है, तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि कोडिंग स्ट्रैंड से बनता है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड से, क्या कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रैंड में क्या डिफरेंस है और आगे एमआरएनए वो कैसे बनाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ए यू जी सी जी जी सी, ए यू जी सी जी जी सी, द आंसर इज ए। ओके, next is, in a bacterium, when RNA polymerase bind to the promoter on the transcription unit during the transcription, it, तो आरएनए पॉलीमरेज जब प्रोमोटर के साथ बाइंड करता है तो ये क्या करता है, तो इट इनिशिएट द प्रोसेस। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इनिशिएट करता है, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट वी हैव द Arun thinks that identifying the exact mRNA sequence from the protein sequence is difficult. Is he correct and why? तो अरुण क्या सोच रहा है कि भाई एग्जैक्ट mRNA सीक्वेंस, प्रोटीन सीक्वेंस अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें mRNA, एग्जैक्ट mRNA सीक्वेंस को प्रोटीन सीक्वेंस से, वो डिफिकल्ट होगा। इज ही करेक्ट, वाई? तो बेटा इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यस इट इज डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि एज द जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट, हमें पता है जेनेटिक कोड की एक प्रॉपर्टी क्या है कि ये डीजेनरेट प्रॉपर्टी अपनी दिखाती हैं, तो करके इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट एमआरएनए सीक्वेंस फ्रॉम द प्रोटीन सीक्वेंस। ओके जी, नेक्स्ट इज, what is the smallest part of the DNA that can be changed by point mutation? तो point mutation हमें पता है कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर से, या एडेनिन या थायमिन या साइटोसिन या ग्वानिन, इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस से होता है। तो the smallest part of the DNA is nucleotide. Answer number D is correct. Next question is, the promoter site and the terminator site for transcription are located. बेटा लोकेशन में बार बार आपको बोल रही हूँ कि लोकेशन ऑफ द प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर यू शुड नो। ठीक है, कौन से एंड पे क्या प्रेजेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू बोथ द स्ट्रैंड्स, कोडिंग एज वेल एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है जी, तो हमारे पास द प्रोमोटर साइट एंड द टर्मिनेटर साइट फॉर द ट्रांसक्रिप्शन आर लोकेटेड। तो हमारे पास आंसर आता है दैट इज दे आर लोकेटेड एट 5 डैश, दैट इज अपस्ट्रीम and 3 dash downstream and with respect to the transcription unit. Answer number B is correct. ठीक है जी, ये with respect to coding strand बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड, बेटा ये एवोल्यूशन से आपके क्वेश्चन आए हैं, that is the scientist who proposed that embryos of all vertebrates including human develop a row of vestigial gill slits behind the head, but it is functional organ only in fish and replaced by lungs in all other vertebrates is। तो कौन से साइंटिस्ट ने ये बताया था? तो आंसर नंबर सी आएगा बेटा, अर्नस्ट हैक्कल ने हमारे पास बायोजेनेटिक लॉ दिया था। अर्नस्ट हैक्कल स्टेट्स द बायोजेनेटिक लॉ that states that embryonic development को ओंटोजेनी भी कहते हैं। ठीक है जी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट रिकैप्सुलेट द फाइलोजेनी। ठीक है जी, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा साइंटिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी, कौन सा लॉ दिया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, this is also from your evolution chapter, that is the origin of life according to the early Greek philosopher was transfer of unit of life from outer space to the different planets in the form of, तो बेटा in the form of spores आएगा इसका आंसर, in the form of spores। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, होमोलोगस ऑर्गन्स इंडिकेट्स। होमोलोगस ऑर्गन्स क्या इंडिकेट्स करते हैं बेटा? एवोल्यूशन चैप्टर में होमोलोगस, एनालोगस,
organs, ठीक है, convergent divergent evolution, these topics are repeatedly asked in your previous exam, so you should know about the difference between them. Okay, homologous organs बेटा क्या करते हैं? homologous organs indicates the divergent evolution. Divergent evolution का मतलब है common ancestry having same fundamental structure but different functions. Common ancestries having same structure, fundamental structure and different function. स्ट्रक्चर सेम होता है होमोलोगस ऑर्गन और फंक्शंस डिफरेंट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन सपोर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय लुईस पास्चर इज. ठीक है, तो लुईस पास्चर ने क्या बताया था? इट प्रूव द बायोजेनेसिस प्रोसेस. ए बायोजेनेसिस नहीं, बिग बैंग थ्योरी नहीं. ठीक है, तो बायोजेनेसिस प्रोसेस बताया था. इसका मतलब है द लाइफ कम्स फ्रॉम द प्री एक्जिस्टिंग लाइफ. द लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ. ठीक है जी, तो इसका आंसर आता है बेटा लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ मींस इज इक्वल टू बायोजेनेसिस. ये किसने दिया था? ये लुईस पास्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव करा था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर the 1850s in the post-industrialization era in England, the expected effect of the natural selection on the number of white-winged moths as compared to the dark-winged moths was less in number. less in number आएगा बेटा आंसर इसका. क्यों? क्योंकि 1850 आफ्टर द 1815 पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन इरा के बाद इंग्लैंड में बेटा जो एक्सपेक्टेड इफेक्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन था, नंबर ऑफ व्हाइट विंग्ड मोथ्स जो थे वो लेस थे एज कंपेयर टू द डार्क विंग्ड मोथ्स. ठीक है, तो ये आपका एनसीईआरटी में गिवन है ये स्टेटमेंट, तो आपको एनसीईआरटी को अच्छे से रीड आउट करना होगा. नेक्स्ट इज दिस इज ऑल्सो फ्रॉम योर एवोल्यूशन. At which stage during the evolution did human use hides to protect their bodies and buried their dead? ठीक है, तो ये ह्यूमन एवोल्यूशन से क्वेश्चन आता है. तो ये जो करेक्टर है हमें देखने को मिलता है निएंडरथल मैन में. ठीक है, निएंडरथल मैन, बी इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर. निएंडरथल मैन जो थे वो हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज एंड बरीड देयर हेड्स. ठीक है जी. Next question is from your Hardy-Weinberg principle. This is also very important topic from your class 12th biology. Hardy-Weinberg principle से क्वेश्चन आता है बेटा. The population is in the genetic equilibrium, Hardy-Weinberg equilibrium for a gene with two alleles. Dominant allele हमारे पास A है, recessive allele हमारे पास small a है. Frequency of हमें dominant allele की दे रखी है, that is 0.6. तो आपको फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ द जीनोटाइप दैट इज AA. आपको इसकी फाइंड आउट करनी है फ्रीक्वेंसी. अगर हमारे पास पता है कि कैपिटल A की फ्रीक्वेंसी 0.6 दे रखी है तो हम स्मॉल a की निकाल सकते हैं. ठीक है, क्योंकि हमें पता है एक तो हमने एक्सप्रेशन पढ़ा p² + 2pq + q² इज इक्वल टू 1. एक एक्सप्रेशन ये है. एक एक्सप्रेशन पढ़ा हमने p + q इज इक्वल टू 1. ये हार्डी-वीनबर्ग के एक्सप्रेशंस हैं. ठीक है, तो हम a हमारे पास गिवन है. ठीक है, तो हमारे पास क्या है? p + q इज इक्वल टू 1. p इज गिवन मतलब a इज गिवन, तो 0.6 + q इज इक्वल टू 1. q इज इक्वल टू 1 - 0.6. q की हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है 0.4. ठीक है, तो हमें a की बतानी है. अगर a की बतानी है मतलब 2pq की बतानी है, तो हमारे पास 2 × p × q, 2 × p इज गिवन दैट इज 0.6. q हमने निकाला 0.4, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.48. तो आंसर इज 0.48, दैट इज आंसर नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द ऑप्शन. बेटा ये आपका 2023 एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है. आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट टाइप ऑफ एवोल्यूशन एग्जिबिटेड बाय द टू एनिमल्स शोन. दिस इज द माउस एंड दिस इज द मार्सुपियल माउस. ठीक है, लिविंग इन द सेम हैबिटेट. ये दोनों माउस जो है सेम हैबिटेट में रह रहे हैं. ठीक है,
तो आपको ये बताना है कि विच इज द करेक्ट टाइप ऑफ एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन, दोनों अलग अलग माउस हैं, ठीक है, बट दे आर लिविंग इन द सेम हैबिटेट, ठीक है। तो ये आपकी बेटा एग्जाम्पल आ जाती है डिसरप्टिव सिलेक्शन की। डिसरप्टिव सिलेक्शन का मतलब है व्हेन बोथ एक्सट्रीम ट्रेट्स आर फेवर्ड, मतलब दोनों जो व्हेन बोथ एक्सट्रीम traits are favored in the environment, मतलब दोनों एक ही अलग अलग हैबिटेट है, मतलब अलग अलग इनका फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट दोनों एक ही सेम हैबिटेट में रह रहे हैं, तो मतलब बोथ एक्सट्रीम ट्रेट्स आर फेवर्ड इन द एनवायरमेंट विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिसरप्टिव सिलेक्शन, ठीक है जी। डिसरप्टिव सिलेक्शन, डिसरप्टिव सिलेक्शन क्या करती है, इट इंक्रीज द जेनेटिक फिनोटिपिक डाइवर्सिटी, इट इंक्रीज करती है जेनेटिक एज वेल एज द फिनोटिपिक डाइवर्सिटी, ठीक है जी। तो ये आपकी एग्जांपल आ जाती है डिसरप्टिव सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस इज डेवलपमेंट ऑफ, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की बात की गई है बेटा। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हमें पता है कि इट इज द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन सेट ऑफ फंक्शन इन ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट एंसेस्ट्री, मतलब अलग अलग एंसेस्ट्री से जब एक जगह जो कॉमन सेट जो बन जाता है, कन्वर्ज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इट्स आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कॉमन सेट ऑफ फंक्शन इन ग्रुप्स ऑफ द डिफरेंट एंसेस्ट्रीज, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरिएशंस कॉज्ड ड्यू टू म्यूटेशंस आर, जो वेरिएशंस म्यूटेशन से कॉज होती हैं वो क्या होती हैं, वो होती हैं रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। ये हमने म्यूटेशंस में हम पढ़ते हैं, ठीक है, एवोल्यूशन चैप्टर में, जो वेरिएशंस कॉज्ड ड्यू टू द म्यूटेशंस दे आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। बेटा असर्शन रीजंस के कुछ क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस फ्रॉम योर असर्शन रीजन, ये भी आपके 5 क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते ही हैं असर्शन रीजंस के। असर्शन गिवन है राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, yes this is correct. It is translated with enzyme RNA polymerase 3, no this is incorrect. Why? Because it is translated with the enzyme RNA polymerase 1, ठीक है। तो assertion is correct, reason is false, so answer is C. Next question is असर्शन है हमारे पास जीन फ्लो इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएशन, यस दिस इज करेक्ट। क्यों जीन फ्लो इंक्रीज करता है जेनेटिक वेरिएशन? द रैंडम इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू एलील्स इनटू द रेसिपिएंट पॉपुलेशन एंड देयर रिमूवल फ्रॉम द डोनर पॉपुलेशन अफेक्ट्स एलील फ्रीक्वेंसी, यस दिस इज वेरी वेरी करेक्ट। सो बोथ असर्शन रीजन आर correct and reason is correct explanation of assertion, okay जी। next question is, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, असर्शन है वी हैव द असर्शन द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स इन द यूकैरियोट्स आर सब्जेक्टेड टू स्प्लाइसिंग टू रिमूव देयर इंट्रोन्स, ठीक है, yes this is correct. Primary transcript contain both exons and introns are non-functional in eukaryotes, yes this is also correct, and this is also a correct explanation of assertion, so answer number A is right option. Next assertion is RNA is unable and can mutate at faster rate, yes it is it mutates at faster rate, this is correct. Why it mutates at faster rate? Because of the presence of 2-OH group in every nucleotide of RNA makes it labile and easily degradable, yes this is also correct statement of the assertion, so assertion and reason is correct and reason is correct explanation of assertion. बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि आपका 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। असर्शन थैलेसीमिया डिजीज से आता है बेटा। इन थैलेसीमिया एन abnormal myoglobin chain is synthesized due to gene defect, ठीक है। थैलेसीमिया में abnormal myoglobin chain सिंथेसाइज होती है, abnormal नहीं होती है, इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है, तो दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। रेट ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा चेन इज डिफरेंट, ठीक है, तो ये आपका इनकरेक्ट आ जाएगा। रीजन आएगा हमारे पास अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय HbA1 gene and HbA2 gene on chromosome 16. Yes, this is correct, beta. This statement is correct. So assertion is wrong, reason is correct. ठीक है जी. And the last question is, in an operon, the regulator and the operator genes are not associated with the constitutive gene. Yes, beta, this is correct. Why? Because operon में बेटा कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स के लिए, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स तो वो जीन्स है जो कि हमेशा ओपन रहेंगे ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स तो हमेशा ऑलवेज ओपन रहेंगे, ठीक है, ओपन रहेंगे, ऑन रहेंगे ट्रांसक्रिप्शन के लिए, तो ये दे डू नॉट रिक्वायर एनी रेगुलेटर एंड ऑपरेटर जीन फॉर देयर वर्किंग, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट होगा। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स नीड नॉट टू बी रिप्रेस्ड, यस, ये दे ऑलवेज on for the transcription process and they do not require the regulator and operator genes. So this is also correct. Assertion and reason are correct and reason is correct explanation of assertion. So these all are the MCQs from your unit 2, that is the genetics and evolution. I hope these questions or this lecture is beneficial to you all. Practice more and more questions related to these topics specifically, because these topics have repeatedly asked in your previous exams, board exams. So this is all about today's lecture. If you like this lecture, like, share and subscribe my channel, that is Prep Biology. Thank you so much.